हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आप आशु। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही कम है। अगर आप एक बार चेक करेंगे तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 90 से 95% तक यहाँ पे वो करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। और इसका प्राइस बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? डेली करंट अफेयर। डेली में 3 चीज़ें होंगी: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा क्विज, जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली। वीकली में भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। एक में होगा डिटेल करंट अफेयर, एक होगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, एक होगा क्विज, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली सेक्शन में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेगी: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ जिसमें 2 लाइन या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी में उसको रिवाइज कर सको। आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करें टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, ताकि उसी टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है आप एक पीडीएफ से कवर कर सको। जो बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 3 चीजें मिलेंगी: डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट ऑफ करंट अफेयर्स ओनली बैंकिंग टू इकोनॉमी, और एक होगा क्विज, जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ। इसमें जितना भी पास्ट करंट अफेयर जा चुका है वो आप एक ही पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, जिसमें डिटेल तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर की भी पीडीएफ होगी, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि एग्जामिनर आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेट करंट अफेयर्स आप यहां से कर सकते हैं, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो यही खासियत के साथ जो है वो अफेयर्स क्लाउड आपको ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेना है, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत कम है और 10% उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ASH10 कोड का यूज करेंगे। और गाइस, आप इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है। तो स्टार्ट करते हैं 24 जून 2021 का करंट अफेयर, जिसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो करेंगे करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है: व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द शेयर ऑफ सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू द गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट। तो यार, कितना पैसा जो सेंट्रल बैंक से, लाइक इंडिया का आरबीआई है, तो वो कितना जो है वो गवर्नमेंट को उन्होंने ट्रांसफर किया है, उसमें एक रैंकिंग निकाली गई है जिस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट। तो वो उसके अंदर आपने बताना है कि इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है। तो सबसे पहले स्थान पे है दोस्तों टर्की, ये याद रखना है। और इंडिया का स्थान कौन सा? इसमें सेकेंड रैंक है। तो आप यहां पे भी देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि इंडिया का जो है वो स्थान दूसरा है, टर्की का पहला स्थान है। और टर्की ने जो है वो अपनी जीडीपी का 0.5% जो है वो ट्रांसफर किया है सरकार को, लेकिन इंडिया के जो आरबीआई है उसने 0.44% जो है वो इंडिया की सरकार को जो है वो ट्रांसफर किया है। 2020 की अगर आप देखोगे रैंकिंग के अंदर, जिसमें 2019 का डाटा यूज किया गया, उसमें सबसे टॉप पे सिंगापुर था दोस्तों, लेकिन इंडिया का स्थान जो है वो उसमें आप देख रहे हो चौथा स्थान था। लेकिन अब आप यहां पे देख सकते हो ये रैंकिंग किसने रिलीज की है? ये रैंकिंग जो है वो आरबीआई की तरफ से रिलीज की जाती है, इस बात को याद रखना है। टॉप कंट्री टर्की है, इंडिया का स्थान दूसरा है, और आरबीआई ने 0.44% ऑफ जीडीपी का पैसा जो है वो किसको ट्रांसफर किया है? आरबीआई ने सरकार को ट्रांसफर किया है। और रिसेंटली हमने मई में क्वेश्चन कवर किया था कि मई 2021 में आरबीआई ने ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़, या आप कह सकते हो एग्जैक्ट अमाउंट भी आप याद रख सकते हो, 99,122 करोड़, 99,122 करोड़ का जो सरप्लस है वो किसको ट्रांसफर किया? सरकार को ट्रांसफर किया। लेकिन अगर यही पिछले साल की तुलना देखेंगे, लाइक 2019-20 का अगर हम डाटा लें, तो उसके अकॉर्डिंग सरकार ने पिछली बार जो है वो
57,128 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए थे सरकार को, लेकिन अब ये और भी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो इतना पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया। और आरबीआई ने ये भी बताया कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब जितने भी उनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं उसमें अगर रैंकिंग निकाले तो इंडिया जो है वो 5th नंबर पे है। और अगर सिर्फ हम देखें कि यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटीज है उसमें इंडिया का स्थान 12th है, और गोल्ड रिजर्व में इंडिया का स्थान जो है वो 10th है। गोल्ड रिजर्व में इंडिया का स्थान 10th है, ये भी याद रखना है। गोल्ड रिजर्व का भी एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपने। आरबीआई के बारे में आपको पता ही है, ये रिपोर्ट आरबीआई ने दी है। तो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, और साथ साथ आपने याद रखना है कि 4 डेप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, दूसरा मिशेल देबपात्रा, और तीसरा एम राजेश्वर राव, चौथा टी रवि कृष्ण, जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, टी रविशंकर को। और दोस्तों याद रखना है इसमें जो हमारे पास महेश कुमार जैन हैं, इनका टाइम पीरियड रिसेंटली 2 साल के लिए बढ़ाया भी गया है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वॉलेट ऑटो टॉपअप फीचर यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब यूपीआई में अगर आपका कोई मिनिमम बैलेंस आप एक सेट कर सकते हो उस एप्लीकेशन के ऊपर कि अगर इससे नीचे जाएगा अपने आप ही जो है वो क्या हो जाएगा, टॉप अप हो जाएगा, मतलब आपके वॉलेट में पैसे जो है वो पड़े रहेंगे उस एप्लीकेशन के। और ये एप्लीकेशन कौन सी है, फोन पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूपीआई आईडी के थ्रू जो है वो आपका टॉपअप जो है वो हुआ करेगा। अदरवाइज क्या होता था कि या तो अकाउंट से सीधा अकाउंट डिटेल भर के होता था या कार्ड से कटते थे, यूपीआई के थ्रू नहीं होता था। तो अमाउंट फॉर ऑटो टॉपअप रेंजेस फ्रॉम 1000 टू 5000, मतलब 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का इसमें जो है वो टॉपअप हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने इसमें याद रखना है कि अगर कोई भी कस्टमर इसको यूज करना चाहता है वो कर सकता है, ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, टॉपअप होगा। अगर एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल से बैलेंस जो है वो नीचे जाएगा, वो आप खुद सेट कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगी आपकी, और इवन आपको बार बार टॉपअप करने की जरूरत नहीं है। आपके वॉलेट में इतने पैसे हमेशा आपको मिलेंगे, कभी भी आपको जल्दी में कुछ रिचार्ज करना है या कुछ भी यूज करना है तो उसको यूज कर सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन, यूपीआई के थ्रू टॉपअप करने वाली पहली कंपनी वो मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है, फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच इंडियन वोमेन क्रिकेटर बिकेम द फर्स्ट वोमेन क्रिकेटर टू हिट 3 सिक्सेस इन ए टेस्ट मैच। तो आपको शायद ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार मतलब अभी तक ऐसी कोई भी वोमेन नहीं है जिन्होंने 3 सिक्सर्स जो हैं वो लगाए हैं एक टेस्ट मैच के अंदर। यस, ऐसा पहली बार हुआ है, और वो सिर्फ 17 साल की हैं, और नाम है उनका शेफाली वर्मा। तो आप यहां पे देख सकते हो शेफाली वर्मा, इनको रिसेंटली पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। बिकम्स फर्स्ट वोमेन जिन्होंने 3 सिक्सर्स लगाए हैं टेस्ट मैच के अंदर। सो शी अचीव दिस फीट ड्यूरिंग दी वन ऑफ टेस्ट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो कौन से टेस्ट मैच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हो रहा था टेस्ट मैच, और इसकी लोकेशन भी कौन सी थी, इंग्लैंड थी, क्योंकि ये इंग्लैंड में टीम जो है वो गई हुई है। और शेफाली वर्मा बिकेम द यंगेस्ट वुमन एंड द 4th ओवरऑल टू स्कोर ट्विन हाफ सेंचुरीज इन हर डेब्यू टेस्ट मैच। तो मतलब पहले ही टेस्ट मैच के अंदर जो है वो उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज जो है वो लगाई। वो यंगेस्ट वुमन बन चुके हैं वो, क्योंकि वो केवल 17 साल की हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। ही वॉज द यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन T20 इंटरनेशनल। पहले बात हो रही है, यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में जो है वो किसी वुमेन ने जो है या किसी गर्ल ने जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो इवन शी हैड आल्सो इक्वल्ड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस बाय वुमेन इन टेस्ट इनिंग। तो सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने में भी जो है उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो क्या किया है, अपने नाम किया है। और वो पहले स्थान पे तो नहीं, लेकिन उनके साथ और भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने इक्वल कर लिया रिकॉर्ड, और प्लेयर्स के साथ भी। तो इसका मतलब क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, नाम बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, नाम क्या होगा, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम खत्म कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्ड ऑन डैश लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर यूनाइटेड किंगडम इन 2020। तो यहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो यूनाइटेड किंगडम में कौन सी कंट्री से जो है वो आई है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर यूनाइटेड किंगडम। तो
इसमें इंडिया का स्थान जो है, क्योंकि यहां पे लिखा है कि रिमेंड, मतलब लास्ट ईयर भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, इस साल भी उतना ही है। आंसर क्या होगा? सेकंड, क्योंकि पहले नंबर पे कौन सा है कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसने यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया है, 389 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स को क्या किया गया? क्रिएट किया गया। लेकिन सेकंड स्थान इंडिया का है दोस्तों, इंडिया का ही पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो इंडिया ने 99 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट 5000 जॉब्स को क्या किया है? क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हो इंडिया होल्ड्स ऑन टू पोजीशन एज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पोजीशन पे है, इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। और कोविड 19 या पोस्ट ब्रेग्जिट के कारण जो है वो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, चाहे वो हम किसी भी कंट्री की जो है वो यहां पे बात कर लें। लेकिन इतना का आपने याद रखना है कि एफडीआई का सोर्स जो है वो यहां पे यूएसए पहले पे होगा और दूसरा जो है वो इंडिया के नाम पे होगा। और ये इंडिया पहली बार नहीं है, ऐसा मतलब पहले भी हो चुका है कि इंडिया जो दूसरे स्थान पे, इसलिए हमने लिखा है कि रिमेन्ड ऑन सेम पोजीशन, तो उसी पोजीशन पे इंडिया जो है वो सेम है। और सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएशन हुई है वो फूड एंड ड्रिंकिंग बिजनेस के अंदर, क्रिएटिव एंड मीडिया के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो इनमें सबसे ज्यादा जो है वो आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट हुई है। तो यहां पे कंट्री इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम दो बहुत सी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा है इस बार। एक तो G7 ग्रुप की जो मीटिंग्स हो रही हैं दोस्तों वो यूनाइटेड किंगडम में होंगी। दूसरी बात, एक आपने याद रखना है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको COP26 भी कहा जाता है, वो भी कहां पे होनी? यूनाइटेड किंगडम। एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है उसका? ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर एग्जैक्ट होगी वो। और यूनाइटेड किंगडम के बारे में मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, कैपिटल लंदन है, करेंसी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच बैंक टू बाय स्टेक इन आर्गो जनरल इंश्योरेंस एंड, एक तो आर्गो जनरल इंश्योरेंस होगी, दूसरी कंपनी कौन सी है? बॉर्डरलेस सॉफ्टेक। तो इस बैंक ने कुछ शेयर्स जो हैं वो आर्गो जनरल इंश्योरेंस के खरीद लिए हैं और ऑलमोस्ट 1900 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई है। एग्जैक्ट बताऊंगा तो 1906 करोड़ 1906 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं वो इन्होंने खरीद लिए हैं। और अगर मैं बॉर्डरलेस सॉफ्ट टेक्नोलॉजी कंपनी की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 6.9 करोड़ रुपीस के शेयर्स को परचेज कर लिया है। किस बैंक ने किया दोस्तों? ये HDFC बैंक ने किया है। और आर्गो जनरल इंश्योरेंस का आपको पता ही है, इसको HDFC आर्गो भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स का एक वेंचर है। तो याद रखना है, तो शेयर होल्डिंग जो है वो बढ़ चुकी है कंपनीज के अंदर। और बॉर्डरलेस सॉफ्टेक में पहले भी जो है वो HDFC का शेयर था, अब और शेयर्स खरीद लिए, तो ऑलमोस्ट 7.76% स्टेक जो है वो किसका हो गया है? HDFC का हो गया है इसके अंदर। और अगर हम यहां पे बात करें HDFC आर्गो के अंदर, तो ऑलमोस्ट जो है वो इनके पास बहुत बड़े शेयर्स जो हैं वो इसके हैं। तो HDFC यहां पे याद रखना, और इसमें कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, सिर्फ कंपनी का नाम याद रखना है कि किसने स्टेक खरीदा है। और HDFC बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र है और इसके MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। और साथ ही साथ टैगलाइन जरूर याद रखनी है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और दोस्तों इसका एक चैटबॉट भी है, वो भी याद कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन अगर आपने बात करनी है तो हर टाइम पे एक्टिव रहेगा। और ये है दोस्तों ईवा, इसको याद रखना आपने। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाटा पावर इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कार पोर्ट एट विच प्लेस? तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाटा पावर खोल रहा है। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर कि ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट होगा। क्या होगा? सोलर कारपोर्ट। तो हम ऑलरेडी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें जो है वो कार्स जो है वो वहां पे चार्ज हो सकें, वहां पे जो है वो पार्किंग भी हो सके, उनके साथ साथ चार्ज भी हो सके उस टाइम पीरियड पे। तो ये टाटा पावर की तरफ से किया गया दोस्तों। और ये लोकेशन कहां पे? पूना। आपको एग्जामिनर जो है वो स्टेट भी पूछ सकता है, स्टेट कौन सी आएगी? महाराष्ट्र। तो याद रखना है आपने। और ये 6.2 मेगावाट पावर जो है वो सोलर कारपोर्ट जो है वो डिप्लॉय की जाएगी टाटा पावर्स की तरफ से। और ये टाटा पावर का ही एक कार प्लांट है जो पूना महाराष्ट्र में, वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि 7000 टन कार्बन एमिशन जो है वो कम होगी और साथ ही साथ 1.6 लाख टन जो है वो लाइफ साइकिल में जो है वो क्या होगी? कम होगी। और दोस्तों आपको पता है कि 2050 तक हमने कार्बन न्यूट्रल बनना है। इवन हर कंट्री का ये लक्ष्य है कि 2050 तक हम बिल्कुल भी कार्बन एमिशन ना करें, या जितनी करें उतनी हम खत्म कर दें। तो ये लक्ष्य के साथ हर कंट्री आगे बढ़ रही है। तो ये उसमें कदम जो है वो जरूर जो है वो आप कहोगे सराहनीय है, जो टाटा मोटर्स की तरफ से किया गया है और टाटा पावर्स का ये ज्वाइंटली
वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंट्री विल होस्ट 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल, जिसको AEMR 9 भी कहा जाता है, 2022। तो ये डिसाइड किया गया है कि AMER जो है वो बेसिकली होस्ट किया जाएगा किसके द्वारा, 9 नंबर का मतलब 9th मीटिंग, और ये होस्ट करेगा कौन, इंडिया। इससे पहले ये AMER की जो मीटिंग है वो 2018 में हुई थी, मतलब मैं बात कर रहा हूं AMER 8 की, और इस 2018 में इसको कहां पे होस्ट किया गया था, आबू धाबी में इसको होस्ट किया गया था। तो मतलब इसका काम क्या होता है इस पूरी एनर्जी फोरम का या मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, इसका मेन लक्ष्य है कि किस तरह से ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं आज के चेंजिंग टाइम पीरियड के अंदर। मतलब कह सकते हो इसके लिए एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी मिनिस्टर्स जो हैं वो अटेंड करते हैं। ऑलमोस्ट 71 कंट्री से एनर्जी मिनिस्टर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें यही देखा जाता है कि किस तरह से ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकें। इस इंटरनेशनल एनर्जी फोरम का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहां पे है, रियाद के अंदर है। रियाद मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1991 में हुई थी। तो इंडिया 2022 की मीटिंग को होस्ट करेगा। इससे पहले 8 नंबर की हुई थी 2018 में, आबू धाबी ने उसको होस्ट किया था। तो बहुत ही सिंपल है और इतना की याद रखना है। और इसको अटेंड कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से अटेंड किया जाता है, जो कि आजकल कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो यहां पे भी देख सकते हो, इंडिया टू होस्ट 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल नेक्स्ट ईयर, मतलब 2022 में। नेक्स्ट, पैसाबाजार.com एंड विच बैंक लॉन्च स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, एक तो आपने नाम याद रखना है क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, स्टेप अप क्रेडिट कार्ड। इसमें एक तो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है पैसाबाजार.com, जो कि आप कह सकते हो लार्जेस्ट लैंडिंग मार्केट प्लेस है, और अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया पैसाबाजार.com। मतलब अगर आपकी लोन की किस्तें टूट गई हैं, आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो दोबारा से पैसा बाजार आपको मौका देता है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा कर सको। और इसको लॉन्च किया गया है कौन से बैंक के साथ मिलके, SBM बैंक के साथ मिलके लॉन्च किया गया है। तो सिंपल है, जिनके पास पैसा नहीं है, पैसे की जरूरत है, वो इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पैसा होगा। और ये आपको मिलेगा कैसे क्रेडिट कार्ड, अगर आपका इस बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, तो इसका मतलब आप वो फिक्स डिपॉजिट रख के जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो क्रेडिट कार्ड जो है वो ले सकते हो। मतलब आपका फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि बैंक को श्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना भाई कि पैसा आप कब वापस करोगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या करेंगे, तो आपके फिक्स डिपॉजिट से वो पैसा ले लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, तो आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो दोबारा से बिल्ड कर सकते हो, और इसका मतलब आपका जो सिबिल स्कोर है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। और ये कस्टमर्स कैसे अवेल कर सकते हैं, पैसा बाजार प्लेटफॉर्म पे अवेल कर सकते हैं। मतलब जो FD है वो आपकी SBM बैंक में होगी, और पैसा जो है वो क्रेडिट कार्ड का वो भी SBM बैंक देगा, लेकिन ये पैसा बाजार प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ये पैसा जो है वो आपके पास पहुंचेगा। तो इसलिए ये दोनों का टाई अप है। और इसकी ज्वाइनिंग फीस जो है वो 500 रुपये है, लेकिन ऐसा सच आपने याद नहीं रखना। तो मतलब ये जस्ट आपको लॉन्ग टर्म तक न्यूज़ याद रहे, तो ऐसी चीज़ें अगर याद रहती हैं तो आप न्यूज़ को अच्छे से कवर कर सकते हो। और आपने पैसा बाजार के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 2014 में पैसा बाजार को बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम के, मतलब गुड़गांव हरियाणा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इसमें SBM बैंक के बारे में तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। SBM बैंक जो है वो फर्स्ट बैंक है जिसको यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस जो है वो क्या किया गया था, प्रोवाइड किया गया था RBI की तरफ से। और RBI ने यह भी कहा था कि आप एज ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो ऑपरेट कर सकते हो और बैंकिंग सर्विसेज इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। तो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस लेने वाला पहला बैंक जो है वो SBM बैंक था। और 2018 में SBM बैंक ऐसा पहला फॉरेन बैंक बना जो इंडिया में एज ए न्यू इंडियन बैंक बन के जो है वो ऑपरेट करेगा, ये भी आपने याद रखना है। और SBM बैंक की स्टैब्लिशमेंट 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, इंडिया के अंदर। और MD और CEO कौन है, सिद्धार्थ रथ। सिद्धार्थ रथ। तो ये सारी चीजें के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज रोब्ड whom एज द स्पॉन्सर फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो होने वाली हैं, और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब जो है वो स्पॉन्सर्स की लिस्ट सामने आई है। और उस स्पॉन्सर्स की लिस्ट में अगर मैं नाम लूंगा तो जिंदल स्टील भी हमारे पास है, MPL स्पोर्ट्स एप्लीकेशन भी है, अमूल भी है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। लेकिन मेन जो प्रमोटर होगा, मेन जो स्पॉन्सर होगा वो कौन है, MPL स्पोर्ट्स है। तो अगर एक पूछा जाए तो MPL स्पोर्ट्स आपने लगा देना है। तो MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर रहेगा 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स के लिए भी, 2022 की एशियन गेम्स के लिए भी, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो एशियन गेम्स,
कॉमनवेल्थ गेम्स और 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मेन जो स्पॉन्सर होगा वो एमपीएल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन होगी। इवन अमूल को भी साइन किया गया है। टिल 31 दिसंबर 2021 के लिए अमूल ने 1 करोड़ रुपया जो है पे किया है ताकि टोक्यो ओलंपिक्स में जो है प्रमोशन हो सके और उसको स्पॉन्सर किया जा सके। ऐसे ही जेएसडब्ल्यू ने उन्होंने भी 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया है सेम काम के लिए कि उनकी प्रमोशन या वो स्पॉन्सर कर सके। तो सिंपल है, याद रखना है तीनों कंपनीज के नाम अमूल, एमपीएल स्पोर्ट्स एंड जेएसडब्ल्यू ग्रुप। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट लॉन्च्ड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021? तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम जो है वो कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? इसमें जो है वो खाद के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और ये स्टार्ट किया गया है ट्राइबल फार्मर्स के लिए, मतलब जो आप कह सकते हो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो फार्मर्स हैं वहां पे, उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये है दोस्तों गुजरात, और ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप कह सकते हो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं गुजरात की, तो उनमें ये जो है वो स्कीम को चलाया जाएगा। तो आप देख सकते हो विजय रूपानी जी, उनका हंसता हुआ चेहरा, और उन्होंने लॉन्च किया इस एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 को। तो इसमें कितने किसानों को बेनिफिट होगा? 1.26 लाख वन बंधु फार्मर्स को बेनिफिट होगा, जो कि 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट से बिलोंग करती हैं। और ट्राइबल फार्मर्स को फर्टिलाइजर, सीड, दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड किया जाएगा, सीड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इवन इसमें प्रावधान है कि 45 किलो यूरिया, याद रखना है आपने अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो स्पेशली, 50 केजी एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, और 50 केजी ही आपको दिया जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो याद रखना है अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों ये तीनों चीजें तो एज ए आप कह सकते हो फर्टिलाइजर प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ क्रॉप्स के सीड्स भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे, जैसे कि मेज का, मतलब मक्की का, टमाटो, मिलेट्स, दालें, ये सारी चीजों के सीड्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और विजय रूपानी जी ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2.0 का भी उद्घाटन किया। ये दोस्तों बच्चों की आप कह सकते हो कि एजुकेशन के लिए किया गया है। ये मतलब बच्चों की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है। इवन इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें 3 लाख टीचर्स, 1 करोड़ स्टूडेंट जो स्टेट में होंगे, तो उनको देखा जाएगा कि वो ड्रॉप आउट तो नहीं हो रहा, और उनको रोका जाएगा कि आपने ड्रॉप आउट नहीं करना। अगर पता लग जाता है कि ड्रॉप आउट को, उसको सुधारा जाएगा। मतलब इसमें ऑलमोस्ट 54,000 स्कूल्स को शामिल किया गया। 54,000 स्कूल्स, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें चेक किया जाता है कि ड्रॉप आउट रेशियो है तो उसको हम रोक सकें। तो गुजरात के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो विजय रूपानी जी हैं, गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं, आचार्य देवव्रत। और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स दोस्तों आपको गुजरात के अंदर मिल जाएंगे, जैसे कि गिर फॉरेस्ट तो आपको मिल ही जाएगा, गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधों के लिए बनाई गई है। यहीं पे आपको मिलेगा ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मेरीन नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रखना है गिर फॉरेस्ट, वाइल्ड एस सेंचुरी, ब्लैक बक, वंसदा, मेरीन नेशनल पार्क, ये सारे के सारे गुजरात में हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु रोट ए बुक टाइटल्ड एज इट्स ए वंडरफुल लाइफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी हुई है, इट्स ए वंडरफुल लाइफ। मतलब हर चीज में आप खुशियों को ढूंढ सकते हो, उसके बेसिस पे ये बुक जो है वो लिखी हुई है। छोटी छोटी चीजें जो आपकी लाइफ में हो रही है। और हमारे लेक्चर का भी लास्ट में अगर आप देखोगे, मैं हमेशा आपको यही कह के जाता हूं कि यार आपने जो है वो कभी भी लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहना है, ताकि खुश रहने से आप छोटी छोटी चीजों के अंदर खुशियां ढूंढो, और उससे क्या होगा, ढूंढोगे तो छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीख जाओगे, और आपकी डिजायर जो है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। और ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि अगर डिजायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सी चीजों को जो है वो गेन कर सकते हैं। और ये बुक लिखी है बहुत ही फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड ने। तो याद रखना है बुक का नाम और किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड जो है वो वैसे तो ब्रिटिश डिसेंट के इंडियन ऑथर हैं, लेकिन बच्चों की बुक्स ज्यादा लिखते हैं। और इनकी पहली नॉवल थी द रूम ऑन द रूफ। याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, द रूम ऑन द रूफ। तो ये इनकी सबसे पहली नॉवल थी जो इन्होंने लिखी थी। और बच्चों की जो इनकी पहली बुक थी वो थी एंग्री रिवर। एंग्री रिवर ये बच्चों के लिए इन्होंने लिखी थी, और ये 1970s के टाइम पे पब्लिश की गई थी। और रस्किन बॉन्ड दोस्तों आप कह सकते हो कि 1999 में इनको पद्म श्री अवार्ड मिला, और इसके बाद 2014 में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी जो है वो दिया गया। तो ये बुक्स जो हैं वो रस्किन बॉन्ड की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन्होंने मई 2021 में भी दोस्तों एक बुक लिखी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है, बच्चों के लिए लिखी इन्होंने, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। ये तो होगी यहां पे रस्किन बॉन्ड की बात। और यहां पे आप कवर पेज देख सकते हो बुक का,
इट्स ए वंडरफुल लाइफ, रोड टू हैप्पीनेस, रस्किन बॉन्ड। और इसमें क्या लिखा हुआ वो मैं आपको बता चुका हूं कि छोटी छोटी चीजों में अपने खुशियों को ढूंढना है। लेकिन अब आते हैं यहां पे ऑप्शन के ऊपर। जैसे आप पहला ऑप्शन देख रहे हो यहां पे शकूर राथेर, शकूर राथेर, इसको रब कर देते हैं। शकूर राथेर ने रिसेंटली एक बुक लिखी है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। नेक्स्ट मिस्टर मोहन कांडा, तो इन्होंने भी बहुत फेमस बुक लिखी है और वो एग्रीकल्चर के बारे में है कि किस तरह से एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहा है, किसके आगे वो चैलेंजेस हैं कि वो किस तरह से उसको कंपीट करेंगे ताकि फार्मर्स की इनकम को 2022 के एंड तक डबल कर दिया जाए। तो ये बुक किसने लिखी है? मोहन कांडा जी ने। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही फेमस राइटर जिनका नाम क्या है? अमिताभ घोष। इन्होंने बुक लिखी रिसेंटली जो लिखी है, द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन, ए फेबल ऑफ आवर टाइम्स। तो ये तीनों याद रख सकते हो आप, जो जो राइटर्स ने इसको लिखा है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। क्योंकि जो ओलंपिक कमेटी है आप कह सकते हो वो इसी दिन बनाई गई थी, इसीलिए दोस्तों ये दिन भी जो है वो इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आपको पता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो कब बनाई गई थी? 1894 में बनाई गई थी, डेट सेम है 23 जून को। कहां पे बनाई गई थी? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इसका मतलब इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है? 23 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख सकते हो 23 ऑफ जून 2021 इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया। और क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1894 में पेरिस, फ्रांस के अंदर, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का दोस्तों वो लुसान है। ये याद रखना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। लुसान मतलब कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं? स्विट्जरलैंड की। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर थॉमस बेक। याद रखना है, थॉमस बेक जो है वो इसके जर्मनी से बिलोंग करते हैं, थॉमस बेक, वो इसके क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। और फर्स्ट ओलंपिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था 23 जून 1948 को, इंडिया की इंडिपेंडेंस के एक साल बाद। और ओलंपिक डे का 3 पिलर्स के बेसिस पे मोटिव रहता है, मूव, लर्न एंड डिस्कवर। इसी के बेस पे जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो मनाया जाता है। इसको भी आपने याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, करंटली प्रेसिडेंट कौन है ये याद रखना है। और जो आप ये 3 मोटो देख रहे हैं, मूव, लर्न और डिस्कवर, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हम ग्लोबल लेवल पे हम स्पोर्ट्स को, कल्चरल या एजुकेशनल एक्टिविटीज को बढ़ा सकें ताकि एज, जेंडर या सोशल बैकग्राउंड या स्पोर्टिंग एबिलिटी के लोगों को जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, सोशल बैकग्राउंड एंड स्पोर्टिंग एबिलिटी। तो सबको बेनिफिट मिल सके। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया, #स्ट्रॉन्गर टुगेदर। एक ग्लोबल लेवल पे इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया। और इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि बस कैंपेन का नाम जो है वो क्या था, ताकि हम एक तो जो अपकमिंग हमारी टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैं उसको प्रमोट कर सकें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा साथ में जोड़ सकें। और वेबिनार्स करें, इसमें आप कह सकते हो वर्कआउट्स करें, ऑनलाइन वर्कआउट्स करें, वर्कशॉप्स लगाएं, वर्चुअल चैट्स करें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़ सकें। तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इवन आज की न्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया एंड विच countries launched trilateral partnership for the stability in Indo-Pacific region? तो इंडो पैसिफिक में चाइना की डोमिनेंस को दोस्तों हमने कम करना है, तो इसीलिए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज का जो है वो आयोजन किया गया ताकि ये तीनों कंट्रीज आपस में मिलें। और इसमें एक कंट्री यूरोपियन भी है, और ऐसा दूसरी बार हुआ है कि इंडिया ने कोई ट्राइलेटरल पार्टनरशिप की है किसी यूरोपियन पावर के साथ। दूसरी बार हुआ है क्योंकि पहली बार था इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें फ्रांस जो है वो यूरोपियन कंट्री था। अब ऐसा दूसरी बार हुआ है कि फिर से एक यूरोपियन कंट्री को लिया गया है, और इसमें आंसर जो है वो क्या होगा? इंडिया, इटली एंड जापान। तो आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। इंडिया तो है ही है, इटली और जापान को लिया गया। जापान मतलब आप कह सकते हो कि ऑलरेडी इंडिया के साथ टाई अप्स हैं। इटली यूरोपियन कंट्री है, उसके लिए सिक्योरिटीज इश्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो हमने उनके साथ भी टाई अप किया। तो तीनों नेशंस का मेन काम यही है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया में सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो दूर किए जाए, कोलैबोरेशन किया जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, और सोशो इकोनॉमिक डिमेंशंस के ऊपर काम किया जा सके। तो इंडिया लॉन्चेस न्यू ट्राइलेटरल बिटवीन द इटली एंड जापान फॉर इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। चाइना की डोमिनेंस को कम करना है। और इंडिया सेकंड ट्राइलेटरल पार्टनरशिप है किसी यूरोपियन कंट्री के साथ, क्योंकि इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की ऑलरेडी ट्राइलेटरल मैकेनिज्म चल रहा है, वो भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए ही है। तो इंडिया का हमेशा सेम जो है वो मोटो रहा है कि हम जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ओपननेस चाहते हैं,
हैं कि ओपन हो वो अच्छी तरह से, बैलेंस्ड हो सारी चीजें, मतलब सारी कंट्रीज के लिए सेम रूल्स होने चाहिए, मतलब रूल्स बेस्ड ट्रेड होना चाहिए, और एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए ट्रेड का, और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करता होना चाहिए, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को हम क्या करें, फॉलो करें। और इंडिया ने हमेशा कहा है कि सारी कंट्रीज को इक्वल स्पेस जो है वो मिलनी चाहिए सी के अंदर, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, और अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड होना चाहिए। यही इंडिया का लक्ष्य है कि हम इसको क्या कर सकें, इंडो पैसिफिक एरिया में रिस्टोर कर सकें। और इटली, हमने बहुत ही सोच समझ के इनके साथ एग्रीमेंट किया है। क्यों? क्योंकि G20 की अध्यक्षता जो है वो दोस्तों 2021 की कौन कर रहा है? इटली। तो हमें पता है कि अगर इटली के साथ हम बात करेंगे तो G20 जो कंट्रीज हैं उसमें जो है वो इटली जाके इस बारे में बात करेगा, और वहां पे हम इसको प्रेशराइज भी करेंगे कि वहां पे इसके बारे में बात करने, ताकि पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के लिए बात हो सके। तो इस चीज को अपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है, खास करके स्ट्रेटेजिकली क्वेश्चन है और सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। और यहां पे दोस्तों इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्राघी, तो याद रखना है, चाहे ओनली मारियो याद कर ले, मारियो तो याद हो जाएगा, मारियो द्राघी ये प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली बनाया गया। कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है। और जापान के बारे में याद रख सकते हो, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Who represented India in 2 G20 मीटिंग्स? 2 G20 की मीटिंग अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि G20 की अध्यक्षता किसके पास है? इटली। मतलब ये दोनों G20 की मीटिंग्स हुई तो कहां पे होंगी? इटली के अंदर। एक तो G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग है, और एक G20 मिनिस्टर्स फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मीटिंग है 2021 की। तो यार क्लियर है, या तो ये मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ने किया होगा लीड, या फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने किया होगा, या दोनों ने। लेकिन दो ऑप्शंस तो है नहीं, तो किया तो एक नहीं है। तो इसका मतलब निर्मला सीतारमन तो आंसर हो नहीं सकता, ये तो कट ही हो गया, क्योंकि ये तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने तो अटेंड किया नहीं। अब या तो संतोष गंगवार होगा, लेबर एंड मिनिस्टर्स आप कह सकते हो, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर। रमेश पोखरियाल होगा, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और संजय धोत्रे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं दोस्तों एजुकेशन के। तो तीनों में से किसी ने अटेंड किया होगा। तो संतोष गंगवार ने अटेंड नहीं किया, रमेश पोखरियाल ने नहीं किया, किसने अटेंड किया दोस्तों इसको? संजय धोत्रे ने। मतलब संजय धोत्रे जी ने जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की G20 की 2 मीटिंग्स को, लेबर एंड साथ में आप कह सकते हो एजुकेशन। तो आप देख सकते हो यहां पे संजय धोत्रे जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया। ये एग्जैक्ट प्लेस इटली के अंदर कतानिया या कैटेनिया में ये मीटिंग हुई थी, हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई थी। और ये लीडर्स ने श्योरिटी जो है वो जताई है कि एजुकेशन को हम और भी अच्छा करेंगे, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इक्विटी और इक्वालिटी इंक्रीज हो, ह्यूमन डिग्निटी बढ़े, सोशल इंक्लूजन और वेलबिंग, ये सारी चीजें एजुकेशन से अचीव की जा सकती हैं। तो इसलिए इनके ऊपर जो है वो क्या किया गया, फोकस किया गया। और मेन मीटिंग जो है G20 की जो लीडर समिट होगी दोस्तों, वो कब जाके होगी? वो अक्टूबर 2021 में होगी। और याद रखना इस साल की अध्यक्षता इटली के पास है, G7 की अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के पास है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और ये लीडर्स ने एग्री किया है कि हम ट्रांजिशन करेंगे एजुकेशन टू वर्क, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। जब आपकी एजुकेशन अच्छी है तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर होंगी तो काम भी अच्छा होगा, देश की डेवलपमेंट होगी। तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी काम करना होगा। जैसे कि इंडिया के अंदर आप कह सकते हो बहुत से एजुकेटेड बच्चे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे प्रॉब्लम जो है वो एजुकेशन जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसके कारण जो है वो बच्चे बहुत कहते हैं कि सर अगर पोस्ट आती भी है तो बहुत कम आती है, तो क्या कर सकते हैं। तो मतलब सरकार से यही विनती है कि यार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किया जा सके, ताकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको वेस्ट ना करें। और G20 के बारे में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखनी, काफी बच्चों को लगता है G20 है तो इसमें 20 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर होंगी। गलत है दोस्तों, इसमें 19 कंट्रीज मेंबर हैं, एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर है यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। और इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, प्रेसिडेंसी इटली के पास है। तो ये सारी चीजें याद रखनी। और इंडिया G20 का मेंबर है, G7 का इंडिया नहीं है। G7 का इंडिया गेस्ट मेंबर है, मतलब इस बार इन्वाइट किया गया था G7 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, और वो गए भी थे यूनाइटेड किंगडम में, मतलब वर्चुअली वहां पे पहुंचे थे। बाकी जो G7 मेंबर कंट्रीज के हेड थे वो वहां पे फिजिकल फॉर्म में पहुंचे थे, लेकिन इंडिया ने मीटिंग को वर्चुअली अटेंड किया था। तो सारी चीजें कर चुके हैं, बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड एन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द चीफ मिनिस्टर? तो चीफ मिनिस्टर के लिए एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, ताकि इकोनॉमिक लेवल पे स्टेट की डेवलपमेंट के लिए जो है वो इनकी सलाह ली जा सके। और ये कमेटी का या आप कह सकते हो काउंसिल का काम क्या होगा कि किस तरह से हम सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हैं, स्पेशली कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, या कोविड-19 के बाद जो है वो किस तरह से सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हैं। और यहां पे बात हो रही है दोस्तों तमिलनाडु की, और बहुत ही एमिनेंट लोगों को इसमें शामिल किया गया। आप देख सकते हो एस्टर डफलो
इनको शामिल किया गया, जो कि नोबेल प्राइज विनर हैं, एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टीच कर रहे हैं अभी। और मैं आपको बता दूं, ये अभिजीत बनर्जी की वाइफ भी हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के अंदर। इनको मतलब हस्बैंड वाइफ को ड्यू को मिला था नोबेल प्राइज। रघुराम राजन आपको पता है आरबीआई के पुराने गवर्नर, तो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। अरविंद सुब्रमण्यम फिर से एक बहुत फेमस नाम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। जीन ड्रीस जो कि डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, अलग अलग कंट्री के अंदर काम करते हैं। एस नारायणन जो कि फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को लिया गया तमिलनाडु ने। तो यार अगर इतने इकोनॉमिस्ट हैं तो तमिलनाडु के हालात जो है वो अच्छे होने चाहिए, ये मैं जरूर आशा रखूंगा तमिलनाडु गवर्नमेंट से। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आपको बताइए रिसेंटली एम के स्टालिन जी को बनाया गया है। और यहां के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। लेकिन एक बात और याद रखनी है दोस्तों यहां पे, वो क्या है? नेशनल पार्क्स तमिलनाडु के अंदर बहुत से हैं जो याद कर सकते हो, जैसे कि ग्रास हिल आपको यहां पे मिल जाएगा, ग्रास हिल नेशनल पार्क। एक आपको मिलेगा गाउंडी नेशनल पार्क, हर बार करते हैं इसको जब भी तमिलनाडु आता है, गाउंडी नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और एक आपको मिलेगा अन्नामलाई, अन्नामलाई और मुदुमलाई, दोनों इकट्ठे याद करोगे, मुदुमलाई नेशनल पार्क। और एक आपको मिलेगा करियन शोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करियन शोला नेशनल पार्क। तो कितने हो गए? 6 हो चुके हैं, ग्रासिल, गाउंडी, मन्नार, अन्नामलाई, मदुमलाई और करियन शोला नेशनल पार्क, याद रखोगे तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, कंपनीज दैट हैव ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन ₹1 लाख करोड़ एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग आर नाउ इनेबल टू सेल जस्ट हाउ मच ऑफ देयर शेयर्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा कि रिसेंटली सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि अगर आप अपनी कंपनी का आईपीओ निकाल रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर के बेसिस पे कुछ शेयर निकाल रहे हो, तो जब आप उसको लिस्ट कर रहे हो और आपकी कंपनी की कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपए की है, तो आप सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स ही सेल कर सकते हो मार्केट में। और वो कितनी परसेंटेज है दोस्तों? सिर्फ 5% ही सेल कर सकते हो उस टाइम पीरियड पे। क्योंकि रिसेंटली जो एलआईसी है उसने एक आईपीओ निकाला है, जिसके अंदर उसने कहा कि वो 10% शेयर्स को क्या करेगा? सेल करेगा मार्केट में। और एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय डिफॉल्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो इसका मतलब अब उनके ऊपर ये नए रूल्स अप्लाई होंगे और वो केवल कितने परसेंट जो है वो सेल कर सकते हैं शेयर को? 5% ही सेल कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले था कि बहुत सी कंपनी जो मैक्सिमम पैसा जो है वो आईपीओ से ही जो है रिकवर कर लेती थी, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहां पे लगाई गई है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मतलब जब कंपनी को 2 साल हो जाएंगे, 2 साल के बाद जो है वो कंपनी और शेयर्स को जो है वो क्या कर सकती है, आप कह सकते हो कि मार्केट में लॉन्च कर सकती है, मार्केट में लेके आ सकती है। वो 10% हो जाएगा फिर 5% से बढ़ के, और 5 साल के बाद जो है विद इन 5 ईयर्स ऑफ लिस्टिंग जो है वो 25% जो है वो शेयर्स मार्केट में उतार सकते हैं। तो इसको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन सेबी और बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5% याद रखना है स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 साल के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 10%। उसके बाद 5 साल के बाद फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25%। तो बिल्कुल याद रहेगा, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इससे गवर्नमेंट को जो है वो लाइक आप कह सकते हो कि कुछ लेवल पे जो है वो फायदा होना स्टार्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर जो है वो बरकरार रहेगा और इसमें बहुत ज्यादा कंपनी जो है वो एकदम से बैंकरप्ट जो है वो नहीं होंगी। तो इससे जो है वो हमें संभल के रहना होगा और मे बी यहां से कुछ चीजें पॉजिटिव निकल के आए। और सेबी के बारे में दोस्तों याद रखना है, 1988 में सेबी को बनाया गया था, लेकिन सेबी एक का एक्ट जो है वो 1992 में आया, मतलब इसे स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई के अंदर है। और इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। ये भी याद रखना है, हेडक्वार्टर याद रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे आईआरडीआई के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। इसके सुभाष कुमार खुंतिया जी हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है दोस्तों, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना किसी भी चीज को। Ministry of Defense has signed a contract with whom for the construction of 2 pollution control vessels for the Indian Coast Guard। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को उसकी सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स को जो है निर्माण के लिए कहा गया है। वो कौन सी कंपनी को कहा गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को कहा गया है। तो आप देख सकते हो ये 583 करोड़ रुपीस की डील जो है वो गोवा शिपयार्ड के साथ साइन हुई है, ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स का निर्माण हो सके, ताकि जो आप कह सकते हो ऑयल स्पिलेज हो जाती है, जो पानी के अंदर जो है वो तेल जो है वो बह जाता है, तो उसको रोका जा सके और पोल्यूशन को पानी के अंदर कंट्रोल किया जा सके, साफ पानी जो है वो यहां पे रोका जा सके। देयर विल बी यूज्ड फॉर पोल्यूशन रिस्पॉन्स इन द ईस्टर्न अंडमान निकोबार रीजन, जहां पे बहुत ज्यादा शिप से जो है वो ऑयल निकल के बाहर आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका ऑयल स्पिल डिजास्टर जो पानी के अंदर हो जाता है उसको रोकने में जरूर काम करेगा।
तो जितनी भी चीजें मैं बता चुका हूं, 583 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। ऑयल स्पिल डिजास्टर्स को रोकेगा जो समुद्र में होते हैं, क्योंकि ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हैं। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि पहली वेसल जो है वो नवंबर 2024 में डिलीवर की जाएगी और फिर जो है वो दूसरी 2025 में डिलीवर की जाएगी। और इसका लक्ष्य क्या है? बाय इंडियन, इंडिजीनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो इसी लक्ष्य के साथ ये आगे बढ़ेंगे ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया के अंदर हो सके और हम आत्मनिर्भर बन सके और साथ ही साथ जो है वो हम सक्षम बन सकें। तो उसी लक्ष्य के साथ इसको रखा गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में आपको पता है कि यूनियन मिनिस्टर जो है वो कौन है? वो है हमारे पास राजनाथ सिंह जी। और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? लखनऊ, याद रखना है, उत्तर प्रदेश के अंदर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो वास्को डी गामा, गोवा के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इशूड ए स्पेशल कॉल टू द फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वो, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि उसमें 75% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन उनका हमारी जीडीपी के अंदर शेयर जो है वो सिर्फ 1.5% के आसपास है। मतलब इतना शेयर जो है वो इनकम में करते हैं, लेकिन 75% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो उनके एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना होगा। वो कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाएगा? बायोटेक किसान के थ्रू। और बायोटेक का तो आपको पता है, बायोटेक्नोलॉजी, किसान का मतलब यहां पे क्या है? कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क। कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क, ये किसान का मतलब है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इशू ए स्पेशल कॉल अंडर बायोटेक्नोलॉजिकल किसान प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको पता है 8 स्टेट्स आती हैं। कौन कौन सी? एम क्यूब, ए स्क्वायर, एन टी, एस। एम क्यू का मतलब है मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर। ए का मतलब है असम और अरुणाचल प्रदेश। एन नागालैंड हो गया दोस्तों, टी से त्रिपुरा हो गया, एस से सिक्किम हो गया। तो इन 8 स्टेट्स के अंदर हमने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है। तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो इवन कोई आप कह सकते हो कि कोई सीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबका सोल्यूशन जो यहाँ पे किया जाएगा, ताकि अगर ये सोल्यूशन हो जाता है तो फार्मर्स की इनकम को हम डबल कर सकते हैं, जो कि 2022 तक का ऑलरेडी हमारे पास लक्ष्य है। तो इसमें लोकेशन स्पेसिफिक क्रॉप्स बताई जाएंगी कि कौन सी जगह पे कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं। हॉर्टिकल्चर के ऊपर काम किया जाएगा कि वेजिटेबल फ्रूट्स करें, उससे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। फिशरीज, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जा सके ताकि उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। और बायोटेक किसान जो है एक साइंटिफिक फार्मर पार्टनरशिप स्कीम है जो 2017 में लॉन्च की गई थी, ताकि साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके अलग अलग जगह पे हम फार्मर्स की हेल्प कर सकें और एक इनोवेटिव आइडियाज उनको बता सकें ताकि उनकी फसल बढ़ सके। और आपने याद रखना है पूरे इंडिया के अंदर जो है वो 146 बायोटेक किसान हब्स बनाए गए हैं जो कि अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप है, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही याद रखें। Who wrote 2 books, What is Consciousness and What is Para Consciousness। तो ये दोस्तों मतलब नेचर के बारे में इसमें बताया गया कि किस तरह से आप जो है वो नेचर का यूज कर सकते हैं, किस तरह नेचर के साथ रह सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। और ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर विपिन गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, लेकिन डॉक्टर विपिन गुप्ता जो है उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है विपिन। और आप देख सकते हो विपिन का मतलब है वास्टली इंटीग्रेटेड प्रोसेसेस इनसाइड नेचर, कि किस तरह से नेचर के अंदर हर चीज जो है वो अवेलेबल है, किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। उन्होंने ऑलरेडी जो है वो 4 बुक्स जो है वो क्या कर दी हैं? पब्लिश कर दी हैं इसी सीरीज के ऊपर। लाइक व्हाट इज डिवाइन एनर्जी, व्हाट इज प्रेजेंट रियलिटी, इज डिवाइन एनर्जी, इज प्रेजेंट रियलिटी, ये 4 तरह की बुक्स आ चुकी हैं। उनका मानना है इसके अंदर हम 6 और बुक्स जो है वो पब्लिश करेंगे। तो मतलब ये एक ही कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर चलता है, नेचर्स असेंस, कि किस तरह से नेचर जो है वो काम करती है। तो सिर्फ नाम याद रखना है और इसमें कुछ याद नहीं करना। और 4 बुक्स वो ऑलरेडी कर चुके थे, इसका मतलब 2 बुक्स लॉन्च की हैं, तो इसका मतलब 5वीं और 6ठी बुक्स को लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भी कर चुके हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, इंडिया और कौन सी कंट्री ने एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए कॉपरेशन की है? तो मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर को इंप्रूव करना है, इसमें भी हॉर्टिकल्चर का यूज करेंगे हम। इवन दोनों कंट्रीज ज्वाइंट वर्किंग कमेटीज बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, ताकि एग्रीकल्चर को हम इंप्रूव कर सकें और प्रोसीजर और प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकें इकट्ठे होकर, ताकि उसके जो अलाइड सेक्टर्स हैं लाइक डेयरी फार्मिंग है उसको भी हम क्या कर सकें? इंप्रूव कर सकें। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका फिजी है इस बार। तो याद रखना है, इंडिया एंड फिजी साइंस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो इसमें डेयरी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के ऊपर
ऊपर काम किया जाएगा, राइस इंडस्ट्री डेवलपमेंट, रूट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप कह सकते हो, इसमें वाटर स्कैसिटी के ऊपर काम किया जाएगा, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, डिजीज कंट्रोल, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, एनिमल हस्बेंड्री, इन चीजों के ऊपर काम किया जा सकता है। और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाएगा, इसके बारे में सुझाव देगा कि किस तरह से हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी जो है वो इंडिया ने बनाया है स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए। 10,000 जो है वो एफपीओस इंडिया जो है वो बनाने जा रहा है, मतलब ऑलरेडी जो है इसमें काफी वर्किंग में है, लेकिन 10,000 का लक्ष्य रखा गया है। और कोरोना पैंडेमिक लोन्स जो है वो इंडिया 2 लाख करोड़ रुपए तक का ऑलरेडी फार्मर्स को दे चुका है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स फार्मर्स के लिए किए गए हैं। तो याद रखना है फिजी के लिए एग्रीकल्चर, और फिजी की जो कैपिटल है वो सुवा है, और फिजी की जो करेंसी है वो फिजियन डॉलर है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट विल बी द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द 2021-22 रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू मूडीज प्रोजेक्शन। तो मूडीज जो है वो एक बहुत फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो मूडीज ने प्रेडिक्ट किया कि 2021 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो बेसिकली 9.6% होगा, लेकिन 2022 में जो है वो 7% होगा, मतलब 2022 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2021 में ग्रोथ रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंटली नहीं कहूंगा कि इसको याद रखना है। और मूडी ने यह भी कहा है कि इंडिया में 4 स्टेट्स के कारण जो है वो जीडीपी बढ़ सकती है। वो कौन कौन सी 4 स्टेट्स हैं? महाराष्ट्र, वो है हमारे पास तमिलनाडु, वो है उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक, मतलब लार्ज स्टेट्स आप कह सकते हो। इनके बढ़ने से जो है वो देश की जीडीपी जो है वो बढ़ सकती है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 20 में भी हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी हो सकता है। और रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से जो एनएसओ की तरफ से डाटा दिया गया उसमें 7.3% इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक बार पढ़ना है और इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, इजराइल सक्सेसफुली टेस्ट लेजर दैट कैन शूट डाउन ड्रोन्स मिड एयर। तो बहुत आपको पता है कि इजराइल जो है वो ऐसे काम करता रहता है, और इजराइल और ईरान का ऑलरेडी डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। तो इजराइल और ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इजराइल की कैपिटल जो है वो जेरूसलेम है, करेंसी इजरायली शिकल है, और प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली चेंज हुए हैं दोस्तों, क्या नाम है उनका है नेफ्ताली बेनेट या नेफ्तली बेनेट, जिन्होंने बेंजामिन को रिप्लेस कर दिया है। तो बिल्कुल याद रखना, 12 साल हो चुके थे बेंजामिन को, तो वो रिप्लेस हो चुके हैं अब। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से करेंगे। आयरलैंड क्रिकेटर केविन ओब्रायन रिटायर्ड फ्रॉम द ओडीआई। तो यहां पे आपने 3 चीजें याद रखनी है। एक तो केविन ओब्रायन कौन सी गेम से बिलोंग करते थे? क्रिकेट से। आप कह सकते हो कि उनका 15 साल का लॉन्ग करियर रहा है, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है। और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? आयरलैंड से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन स्विमर काइली मैक्योन ब्रेक्स 100 मीटर बैकस्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो स्विमिंग के अंदर रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ दिया गया है, और वो रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑस्ट्रेलियन के स्विमर हैं काइली मैक्योन। तो उन्होंने 100 मीटर जो बैकस्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, अब वो कितने सेकंड्स का बना लिया है? 57.45 सेकंड्स का। अर्लियर ये रिकॉर्ड जो है वो 57.57 सेकंड्स का था, लेकिन अब इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रिट्जकर प्राइज ल्यूरेट गॉटफ्राइड बोहम डाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गॉटफ्राइड बोहम जो है वो बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे, और ये जो प्रिट्जकर प्राइज है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्राइज है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर की फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया जाता है। और इनकी आयु 101 साल की थी, मतलब 101 साल के थे। जर्मन आर्किटेक्ट्स में इनका बहुत बड़ा नाम है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 2021 23 जून को जो है वो क्या किया गया? सेलिब्रेट किया गया, या आप कह सकते हो कि जो ऑब्जर्व किया गया वो 23 जून को किया गया। इसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि जो कंट्रीब्यूशन है लोगों का जो पब्लिक सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं उनको सम्मानित किया जा सके, और यंगस्टर्स को मोटिवेट किया जा सके कि वो पब्लिक सेक्टर के लिए करियर जो है वो अपना चूज करें। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 23 जून, तो इसके लिए मतलब आप कह सकते हो कि एक ही इवेंट जो है वो एक ही थीम रहता है, इनोवेशन द फ्यूचर पब्लिक सर्विस। इनोवेशन द फ्यूचर पब्लिक सर्विस। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट जो है वो हम प्रोवाइड कर सकें, और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहां पे मिलेगा? जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, जस्टिस मुंशीवर नाथ भंडारी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट।
तो इससे पहले संजय यादव जी थे। संजय यादव जी अभी रिटायर हो जाएंगे 25 जून को, मतलब आज हो गए हैं रिटायर। तो इसका मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के अभी टेम्परेरी तौर पे एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन लगा दिए हैं? मुंशीवर नाथ भंडारी। इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी बच्चों के लिए, यूपी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे हैं तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखें, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्टैब्लिशमेंट 1866 में हुई थी। क्योंकि आपको पता है 3 हाईकोर्ट सबसे पहले बनी थी, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो जो इलाहाबाद है वो 4th ओल्डेस्ट हाईकोर्ट है। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के बाद कौन सी बनी है? इलाहाबाद बनी है 1866 में, याद रखना है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव द अमेंडमेंट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज ट्रीज। तो ये महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव किया। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है हेरिटेज ट्रीज। वो पेड़ जिनकी एस्टिमेटेड एज जो है वो 50 साल हो गई है या उससे बड़े हो चुके हैं, तो उनको हेरिटेज ट्री का दर्जा दिया गया है। तो जो भी बॉडी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी पर्सन इसको काटने की परमिशन लेगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको काटना पड़ रहा है, तो ये श्योरिटी साथ में होगी कि वो नए ट्री वहां पे लगाएगा और कम से कम 7 साल तक जो है वो देखेगा कि ये ट्री जो है वो फल रहा है, मतलब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी बंदे की होगी, उसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की होगी। और मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जियो टैग भी करेगा वो कि हाँ यहां पे मैंने जो है वो पेड़ लगाया है। तो इसको याद रखना है दोस्तों, हेरिटेज ट्रीज महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था हमारे पास? 23 जून 2021 का क्वेश्चन था, व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। तो आपको पता होना चाहिए रिटेल बैंकिंग का बेसिकली मेन मोटिव जो है वो क्या है। रिटेल बैंकिंग दोस्तों किसी बिजनेस को डायरेक्टली एंटरटेन नहीं करती। रिटेल बैंकिंग का मतलब है हम और आप लोग, हमने कोई अकाउंट ओपन करना है, हमने क्रेडिट कार्ड्स लेने हैं, हमने डेबिट कार्ड लेने हैं, हमने सेविंग अकाउंट ओपन करना है, कुछ भी है तो वो रिटेल बैंकिंग ही कहलाती है। इसको कंज्यूमर बैंकिंग भी कहा जाता है। और इसका मतलब ये किसी और बैंक के साथ नहीं होती, इंडिविजुअल के साथ होती है। तो आंसर यहां से क्लियर हो रहा है कि ये कॉर्पोरेशन, बिग कॉर्पोरेट्स के साथ भी नहीं होती। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। जो इंडिविजुअल के साथ बैंकिंग होती है उसको कंज्यूमर बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग के नाम से कहा जाता है। तो इसको याद रखना है, आंसर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं और बहुत पहले हम इस क्वेश्चन को कर चुके थे। व्हाट वाज द पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई व्हेन इट कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑन 1 अप्रैल 1935। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 बार कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पे भी नोटिफिकेशन मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से पीडीएफ से पढ़ते रहें। और पीडीएफ को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन से 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर इस कोड का यूज करेंगे। और गाइस, वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहें, बढ़ते रहें। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।